आता है। जैसे मतलब जितने रेप्टाइल वर्ग के जंतु हैं या पिसेस वर्ग के जंतु हैं ये शीत रुधिरतापी होते हैं। शीत रुधिरतापी का मतलब क्या कि अगर ये जल में होंगे या ठंडक का समय होगा या टेम्परेचर डाउन होगा वातावरण का, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन कर लेते हैं। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर डाउन और अप करते रहते हैं, अर्थात बॉडी का टेम्परेचर घटाने बढ़ाने में सक्षम होते हैं वातावरण के तापमान के साथ, ऐसे जंतुओं को विषमतापी या शीत रुधिरतापी कहा जाता है। भाई जो जंतु अपने शरीर के तापमान को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वातावरण का तापमान घटे या बढ़े लेकिन उनके तापमान समान रहेगा, उन्हें समतापी, ठीक है ना, विषमतापी उन्हें समतापी, ठीक है ना। तो जिनका वातावरण के ताप के साथ कोई संबंध नहीं है, जिनका ताप शरीर का निश्चित रहे, उन जंतुओं को समतापी या वार्म ब्लड वाले जंतु बोला जाता है, समतापी जंतु बोला जाता है। तो अब बात करते हैं रुधिर का कार्य क्या है। रुधिर का पहला कार्य तो यही है कि ये शरीर का ताप नियंत्रित करता, शरीर का ताप नियंत्रित करता। दूसरी बात, शरीर का ताप नियंत्रित करता। अच्छा, ये मतलब गैसों का परिवहन करता, गैसों का परिवहन करता। रुधिर द्वारा ही सभी गैसों का परिवहन होता है। और ये हार्मोन का परिवहन करता, हार्मोन का परिवहन करता है। क्या रुधिर का पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4। रुधिर का पीएच क्या है, स्वस्थ मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। स्वस्थ मानव रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। तो रुधिर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पर बात कर लिया। रुधिर शरीर का ताप नियंत्रित करता है, ये गैसों का परिवहन एवं हार्मोन का परिवहन करता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है और स्वस्थ मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और जो रुधिर होता है यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। रुधिर एक संयोजी है, तो इसकी स्थिति अम्लीय या क्षारीय जो 7.4 होती है, तो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी, इसकी स्थिति क्षारीय होती है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है तो इसकी स्थिति क्षारीय होती है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। अब ये तो रहे रुधिर के मुख्य फैक्ट। अब रुधिर का वर्गीकरण। भाई रुधिर को मुख्यतः हम 2 भागों में बांटेंगे। रुधिर को 2 भागों में क्या में बांटेंगे, देखिए भाई। नंबर 1 प्लाज्मा, हिंदी में भी इसे प्लाज्मा ही बोलेंगे। नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स अर्थात रक्त कणिकाएं, ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स। अब प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स 2 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब प्लाज्मा। यहाँ पे पहले इनकी परसेंटेज देखें। जो कुल रक्त का 60% प्लाज्मा होता, कुल रक्त का 60% प्लाज्मा होता है, जब कुल रक्त का 40% कार्पोसेल्स होता है। 40% कार्पोसेल्स, कुल रक्त का 40% कार्पोसेल्स होता है। कुल रक्त का 60% प्लाज्मा और कुल रक्त का 40% कार्पोसेल्स। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा ये हल्का पीले रंग का, जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का तरल द्रव है। हल्के पीले रंग का तरल द्रव है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल द्रव है। प्लाज्मा में कई प्रोटीन शामिल होती हैं। इसमें कई प्रोटीन शामिल होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन,
फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन बोला था, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। देखिए भाई, प्लाज्मा में कुल मुख्यतः 5 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज स्थित होते हैं। प्लाज्मा में ही हेपेरिन नामक एक पिगमेंट होता है, हेपेरिन। प्लाज्मा में ही हेपेरिन नामक एक पिगमेंट होता है। प्लाज्मा में अन्य पदार्थ कार्बनिक एक अकार्बनिक और होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक। अच्छा, इनकी मात्रा की प्रतिशत की बात करी जाए तो प्लाज्मा में देखिए भाई, प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता? जल। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता। हाँ भाई, कुल ब्लड का 60% प्लाज्मा होता, 40% ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं। कुल ब्लड का 60% प्लाज्मा, 40% ब्लड कार्पोसेल्स। अब प्लाज्मा का 90% जल है, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता। अच्छा, प्लाज्मा अब बचा 10% क्या क्या होता? प्लाज्मा, कुल प्लाज्मा का 8% कार्बनिक, कुल प्लाज्मा का 8% कार्बनिक पदार्थ होता, प्लाज्मा का 8%, और बचा 2% अकार्बनिक पदार्थ, 2% अकार्बनिक पदार्थ प्लस अन्य, ठीक है। तो प्लाज्मा में देखेंगे हम, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल द्रव है। ये इसमें कई प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ठीक है ना। अब हेपेरिन, अब प्लाज्मा में अगर बात करी जाए जल, तो प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा का 8% भाग कार्बनिक पदार्थ और 2% भाग अकार्बनिक पदार्थ एवं अन्य पदार्थ होता है। अब यहाँ पर रहा हेपेरिन। हेपेरिन ये ब्लड को न धक्का न जमने में सहायता करता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि मानव बॉडी में, हाँ मानव शरीर में जो ब्लड अंदर बहता रहता है, तो मानव शरीर के अंदर ही क्यों नहीं जमता है? तो अंदर ऐसे हेपेरिन क्लॉथिंग के लिए बचाए रहता है, ठीक है। तो मानव शरीर में के अंदर रक्त का थक्का न जमना हेपेरिन के कारण है, जबकि मानव शरीर से बाहर आकर रक्त का जमना 2 कारण है। एक प्लाज्मा के साथ कारण है, प्लाज्मा के साथ वो काय का है, वो है थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन का, ठीक है ना। प्लाज्मा के साथ थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के थक्का बनाता है, जबकि ब्लड कार्पोसेल्स में होता है बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, वह धक्का बनाने में सहयोग है। तो प्लाज्मा भी धक्का बनाने में सहयोग करता है। ब्लड कार्पोसेल्स अर्थात प्लेटलेट्स, ब्लड कार्पोसेल्स में प्लेटलेट्स धक्का बनाने में सहायक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन चर्चा में मैंने ये बोला था कि ब्लड के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर रक्त का धक्का किसके कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता। और ब्लड हमारा बाहर निकलने के बाद धक्का जम जाता, वो किसके कारण जम जाता? तो उसके 2 कारण हैं, एक तो बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट के कारण, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन एवं थ्रोम्बिन के कारण। अच्छा, बिंबाणु जो होता है उसमें विटामिन के पाई जाती है, तो कभी कभी विटामिन के रुधिर के थक्का जमाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आगे इसकी बात करेंगे हम विटामिन के और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सभी की। तो ये प्लाज्मा रहा आपका, प्लाज्मा में अच्छे से आपने समझ लिया। अच्छा, अब बात करते हैं हम ब्लड कार्पोसेल्स की। ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल अर्थात रक्त कणिकाएं। ब्लड कार्पोसेल्स रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक तो RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स। हाँ, CS क्यों लगा होता? C का मतलब होता है केवल सेल्स और CS का मतलब होता है कार्पोसेल्स। ये जो RBC हैं इन्हें सेल्स नहीं बोलेंगे, इन्हें कणिकाएं बोलेंगे। कणिकाएं मतलब कार्पोसेल्स बोलेंगे। हाँ, तो कई बार जो पॉलीटेक्निक का E ग्रुप का पेपर होता है, पॉलीटेक्निक E ग्रुप का जो फार्मेसी के लिए होता है, तो फार्मेसी के लिए उसमें एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि RBC की फुल फॉर्म क्या है, RBCS की फुल फॉर्म क्या है? तो उसमें विकल्प था हाँ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक ना। तो भाई साहब रेड ब्लड सेल्स इसका नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ जाए तो आपको रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ये कणिकाएं हैं, कोशिकाएं नहीं, ठीक है ना।
हाँ, तो इन्हें करके हम बोलेंगे। अच्छा, RBCS, देखिए भाई, RBCS का मतलब रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इन्हें हम बायो की भाषा में बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। हाँ, RBC को एरिथ्रो मतलब होता है लाल रंग की, ठीक ना, कोशिकाएं, लाल रंग की कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स। ऐसे बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स, अवार्डीय कणिकाएं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स लाल रंग की कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स अवार्डीय कणिकाएं, और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, इन्हें दूसरे नामों से जाना जाता है। RBCS को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, इन नामों से भी जाना जाता है। अब RBS की बात करेंगे। RBCS जो होता है, इसका रंग जो लाल होता है, RBCS का रंग लाल, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स रंग लाल क्यों होता? हीमोग्लोबिन के कारण होता। RBCS का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन। RBCS का, हाँ, RBCS का रंग लाल क्यों होता? हीमोग्लोबिन के कारण। या पूछा था रक्त का रंग लाल क्यों होता? तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पिगमेंट के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता? तो ये भी देखिए भाई, हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से बना होता है। एक तो हीम नामक पिगमेंट, ये वर्णक होता है, हीम नामक पिगमेंट होता है, ये वर्णीय या लाल वर्णीय पिगमेंट होता है, और इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। हाँ, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा था कि हमारे हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, हीम नामक का वर्णक पिगमेंट है, जबकि प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो हाँ, हीम नामक का वर्णीय पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, प्रोटीन नहीं है, वर्णीय पिगमेंट है कोई, जब ग्लोबिन नामक की एक अवर्णीय प्रोटीन है। ये कैसी प्रोटीन है? अवर्णीय प्रोटीन है भाई, ये अवर्णीय प्रोटीन है। अब हीम नामक जो बड़ी प्रोटीन है, एक किसके कारण है? तो ये है फेरस ऑक्साइड के कारण, हाँ, लौह ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण। हाँ, तो परीक्षा में कई बार ये भी चर्चा में रहता है, जो हीमोग्लोबिन में हीम नामक या हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, वो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का लाल रंग जो होता है, अगर हीमोग्लोबिन रंग लाल पूछा जाए तो भी आप लगाएंगे फेरस ऑक्साइड के कारण। अगर हीम नामक वर्णक पिगमेंट का नाम पूछा जाए तो भी फेरस ऑक्साइड के कारण। हाँ, कई बार परीक्षाओं में अदर टॉपिक भी यहाँ से बायो से बाहर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा था मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। कभी पूछा था लाल मिट्टी का प्रकार, पूछा था लाल मिट्टी का प्रकार जो है वो लाल क्यों है? उसमें भी फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसका रंग लाल है। तो फेरस ऑक्साइड के 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में वनडे एग्जाम में मिलेंगे। एक तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन रंग हीम नामक वर्णक पिगमेंट के कारण है, अथवा फेरस ऑक्साइड के कारण है, ठीक है ना। और एक मंगल ग्रह का रंग लाल फेरस ऑक्साइड के कारण, एक लाल मिट्टी का भी रंग लाल फेरस ऑक्साइड के कारण है। तो हीमोग्लोबिन, अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बोक्सी ऑक्साइड का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन रहा Hb। तो देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में रिएक्शंस इसकी। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वाले में रंग के बारे में मैंने बता दिया था। हीमोग्लोबिन अर्थात ऐसे हम लिखते हैं Hb, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारी गैसों के परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन गैसों के परिवहन में सहायक कैसे होता है? हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण करेगा और ये कोशिकाओं तक ले जाएगा। तो जैसे रहा Hb+4O2, 4 ऑक्सीजन के अणु लेके एक बार में जाएगा, तो ये बनाएगा Hb। हाँ, इसकी क्रिया जो होती है वो 4 O2 के साथ होगी, ठीक है ना। तो ये बनाएगा HbO2 और आ जाएगा 4 नीचे, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या बन गया? HbO2 4, ये आपका क्या बन गया? ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्रिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ऑक्सीजन को ले जाता है और हमारी सेल्स को ये दे आता है। उसके बाद जब ये उधर से लौट के हीमोग्लोबिन आता है, तो ये क्या करता है? उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता और ऊतकों से और सेल्स से उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता, खाली नहीं आता, ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो जब ये HbCO2 से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा कार्बा हीमोग्लोबिन,
ये बनाएगा कार्बा हीमोग्लोबिन HbC, इसे हम HbC लिख देंगे। हाँ, तो ये बनाएगा कार्बा हीमोग्लोबिन, कार्बा हीमोग्लोबिन। जब ये क्रिया करता है, हाँ भाई कोई भी तत्व तो ऐसी क्रिया नहीं करता है, ये आयनों के साथ क्रिया करता है, ठीक ना। तो ये जब ये ऑक्सीजन को ले जाता है तो जब ये ऑक्सीजन को ले जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है तो ये कार्बा हीमोग्लोबिन रूप में लेके आता है। कार्बा हीमोग्लोबिन में ये CO2 इससे मुक्त कर देता है और लंग्स तक छोड़ देता है, CO2 को मुक्त करके लंग्स तक छोड़ देता है। अब यहाँ पर एक आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हाँ भाई साहब, जब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कर देता है। हाँ, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया भी कैसे करता है, ये लंग्स में आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलेगी भाई, लंग्स से मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़े से मिलती है, फेफड़े से कब मिलेगी, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं तो फेफड़े में मेरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, फेफड़े में मेरे ऑक्सीजन की भी मात्रा होगी ली हुई और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन के अणुओं का वेट अधिक होता है और उसके भी साथ ये अणु मतलब और उसके साथ भी एक ये बना लेता है, संयोजन कर लेता है ना। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के भी साथ संयोजन कर लेता है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा 100 गुना तेज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। फिर एक बात ध्यान से सुनिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हीमोग्लोबिन क्रिया करता है वह ऑक्सीजन की अपेक्षा 100 गुना पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करेगा और कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। अब भाई जब हीमोग्लोबिन ने जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया की थी तो भाई साहब ऑक्सीजन के अणु कितने लिए थे, 2 जो 4 दूनी 8, मतलब एक बार में ये 8 अणु लेके जाता था। इसका मतलब भाई 8 अणुओं का वेट भी ज़्यादा होता था, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अणु का अणुभार कितना होता है, 16 है। एक ऑक्सीजन के अणु का अणुभार कितना होता है, 16। हाँ, परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका अनुमानित परमाणु क्रमांक 8 होता है ना। हाँ, इसका अनुमानित जो भार होता है वह लगभग 16 हो जाता है। तो 16 चौको 32, 16 8 मतलब इसका भार काफ़ी हो जाता है। चलो उसके बारे में बात की, जब ये हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया के साथ क्रिया करता है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन से 100 गुना अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्मेल भी मीठी मीठी होती है। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में इसे मतलब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन भी मिल जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाए तो ऑक्सीजन को छोड़कर 100 गुना पहले आकर्षित होगा किसकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। 100 गुना किसके साथ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। मान लिया कोई व्यक्ति, मान लिया आप जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है ना, तुम्हारे साथ, अरे अब बताओ कौन चल रही है, नूरा फतेही, अच्छा मुझे पता नहीं है फिलहाल। हाँ, बच्चे नाम ले लेते हैं इसलिए मुझे पता। हाँ, मान लिया कोई बुढ़िया आ रही हो तुम्हारे साथ, कोई अचानक मिल जाए तो चलो मेला देखने चलते हैं, तुम्हारे साथ चल रही भाई, तुम चल रही है। और मान लिया उसकी बुढ़िया की जगह अगर नूरा फतेही विकल्प मिल जाए, नूरा फतेही कह दे चलो मेरे साथ तुम मेला करने चलो, तुम बुढ़िया के साथ जाओगे, नहीं जाओगे भाई साहब। तुम कहो चल नूरा फतेही के साथ मुझे मार्केट करना, हाँ भाई सेम स्थिति इसके साथ हो जाती है। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया न करके 100 गुना पहले आकर्षित हो जाएगी नूरा फतेही के साथ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, तब ये भाई साहब बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तब ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बन गया भाई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, ये हल्का पॉइजन होता है, विषैला पदार्थ होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कहाँ से होता है, पहले बात ये है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण होता है जहाँ पूर्ण दहन ना होता हो, जहाँ किसी भी ईंधन का पूर्ण दहन ना हो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जहाँ किसी ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब पूर्ण दहन कहाँ नहीं होता है, जैसे मान लिया रूम हीटर दहकता हुआ होता है, या अंगीठी का दहकता हुआ कोयला, इसमें पूर्ण दहन नहीं होता। आप कभी अंगीठी के दहते हुए कोयले के साथ आप बैठ के देखिए तो वहाँ पर जो स्मेल आती है बड़ा मीठी मीठी सुंदर अच्छी सी महक आती है। अच्छी महक क्यों आती है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गंध होती है वो थोड़ी हल्की मीठे बन की होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध मिलेगी। तो कई बार फिजिक्स या रेलवे जैसी परीक्षाओं में फिजिक्स के टॉपिक में यही पूछा गया है कि हमें मतलब रूम में सोते समय मुझे हीटर अथवा अंगीठी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दहकता हुआ उसमें आग होती है, रूम हीटर अथवा अंगीठी का कोयला जो होगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालता है। तो रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी,
कार्बन मोनोऑक्साइड एकता हो जाएगी। रूम में जो कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी सांस तुम आप लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसमें सांस लेंगे, तो जो तुम्हारी हीमोग्लोबिन है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया पहले कर जाएगी, भाई साहब 100 गुना तेज पहले कर जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन के अणुओं को छोड़ देगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में बात देखेंगे, आप केवल एक ही अणु है, जबकि ऑक्सीजन में अगर क्रिया करता है तो एक बार में कितने अणु लेके जाता है, 8 अणु लेके जाता है ना। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु लेके जाएगा, इधर 8 अणु को लेके जाएगा, तो ये एक बार एक अणु लेके जा रहा है, एक बार में एक दूसरा अणु, तीसरा अणु, 4 बार में चौथा अणु लेके जा रहा है। 4 बार में ये मात्र 4 ऑक्सीजन का अणु ले जा पाएगा, जबकि इधर ऑक्सीजन के कितने अणु ले जाएगा, एक बार में 8 लेके जा रहा है ना, 4 दूनी 8 चौको 32 अणु ले जाएगा। बताइए भाई साहब, 32 अणु लेके जाएगा तो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति रहेगी, अथवा केवल 4 अणु लेके जाएगा तब ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। अर्थात कहने मतलब ये है कि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड साथ क्रिया करेगा तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मेरे सेल्स जो हैं वह कार्य करना बंद कर देंगे, हमारे लंग्स भी कार्य करना बंद कर देंगे, हमारा शरीर जकड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद भाई साहब सोते सोते आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सो जाएंगे। अर्थात ऐसी स्थिति में मृत्यु होने की संभावना होती है। तो परीक्षा में कई बार यही पूछा जाता है कि मुझे अंगीठी या रूम हीटर का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्या उत्सर्जन करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे हीमोग्लोबिन के साथ किस प्रकार क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक तुम्हारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन, एक विषैली गैस होती है ना, जो तुम्हें मृत्यु तक ले जाती है। ठीक है, ये रही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात। ठीक है भाई, मैंने आरबीसी के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में मैक्सिमम बता दिया है। ठीक है, और हाँ, लेकिन आरबीसी के जीवन काल और निर्माण की बात और करते हैं भाई, देखेंगे। ये तो हमारी हीमोग्लोबिन और आरबीसी की क्रियाविधि हमारे शरीर के साथ जो भी महत्वपूर्ण क्रियाविधि रही थी, मैंने उसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे हाँ आरबीसी का जीवन निर्माण। पहले बात करो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण तो मृत्यु हो जाती भाई। निर्माण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता, हाँ हमारे ब्लड की चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे ब्लड की चाहे प्लेटलेट्स हो, ठीक ना, चाहे हमारा प्लाज्मा हो, मतलब ब्लड के सभी पार्टों का निर्माण हमारी बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में होता है। ये मृत्यु अलग अलग होती है। ठीक है, तो निर्माण इसका होगा अस्थिमज्जा या बोन मैरो, अस्थिमज्जा या बोन मैरो में। ठीक है भाई, देखिए भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, हाँ आरबीसी की चर्चा चल रही है, आरबीसी लिखते हैं। चलो, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, हमारी अस्थिमज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन या प्लीहा में, स्प्लीन या प्लीहा। तो परीक्षा में कई बार यही पूछा जाता है आरबीसी का शमशान कहाँ है, या आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है, आरबीसी शमशान प्लीहा या स्प्लीन कहा जाता है। अब ये भी सुनना, मतलब आरबीसी मरने जाती है तो ये प्लीहा या स्प्लीन में ही क्यों जाती है, ठीक है ना। पहले इसका जीवन काल देख लिया। जीवन काल आरबीसीएस का जीवन काल जो होता है 120 दिन अर्थात लगभग 4 महीने, 4 महीने होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सभी सेल्स बॉडी में कहीं भी मर जाती हैं, लेकिन आरबीसीएस की जो मृत्यु है वो स्प्लीन में मरने क्यों जाती है, या शमशान इसका स्प्लीन में क्यों है। तो इसका कारण ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी की आरबीसीएस जो होती है वह केंद्रक विहीन होती है, और जो केंद्रक विहीन को मतलब कोशिका का नियंत्रक कक्ष केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहा जाता है। अच्छा, अब केंद्रक को कोशिका नियंत्रक कक्ष कहा जाता है। अगर केंद्रक होगा तो सभी कोशिकांग भी होंगे, सभी कोशिकाओं अर्थात लाइसोसोम भी होगा। हमारी बॉडी मतलब हमारी सेल्स का जो क्षतिग्रस्त करता है, जिसका पाचन करता है, विघटन करता है, तोड़ के जो खत्म करता है हमारी बॉडी में, उसका भी किसका काम होता है, लाइसोसोम का। अब हमारी आरबीसीएस में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब ये लाइसोसोम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो मेरा लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाएगा तो फिर हमारी आरबीसी का कहीं भी विघटन और इसका पाचन नहीं हो पाएगा, तो हमारी ये ब्लड में मरी पड़ी रहेंगी और कचरा के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। कभी कभी हमारी ये रुधिर को बाधित कर, रुधिर परिवहन में बाधित करेंगी। तो क्या होता है, मरने से पहले ये स्प्लीन या प्लीहा में चली जाती है, और प्लीहा में ये इकट्ठी होकर मतलब नष्ट हो जाती हैं, प्लीहा से नष्ट हो जाती हैं। हाँ, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि हमारी जो आरबीसी है ये मरने के लिए प्लीहा में क्यों जाती है, क्योंकि इसके पास लाइसोसोम एवं केंद्रक नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए भाई, तो कई जीवों में केंद्रक युक्त भी आरबीसीएस पाई जाती हैं, तो उनकी स्प्लीन नहीं मरती हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन या मानव आरबीसीएस या स्तनधारी बात कर लो। चलो, हाँ स्तनधारी की आरबीसीएस, स्तनधारी की आरबीसीएस, हाँ आरबीसीएस
स्तनधारी की जो RBCS होती है ये कैसी होती है, या हमारी मानव की RBCS होती है ये कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। ठीक है भाई, RBCS का निर्माण मेरी अस्थिमज्जा में होता है, अमृत इसकी स्प्लीन या प्लियम होती है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। स्तनधारी की RBCS जो होती है इसकी मुख्य विशेषता ये केंद्रक विहीन होती है, लेकिन किन जंतुओं में केंद्रक युक्त होती है, तो 2 जंतु मुख्यतः हमारे माने गए हैं, 2 जंतु मुख्यतः माने गए हैं जिनकी केंद्रक, हाँ कभी कभी मेढक में भी ये केंद्रक विहीन होती है, सॉरी मेढक में भी केंद्रक युक्त होती है, मेढक इसका अपवाद रहता है। ठीक ना, तो ये केंद्रक विहीन होती है, लेकिन मुख्यतः 2 जीव ऐसे होते हैं, एक ऊंट और एक लामा। हाँ लामा कहना चाहिए, पहाड़ी बकरी, लामा पहाड़ी बकरी। तो ऊंट और लामा की जो RBCS होती है, RBS कैसी होती है, हाँ मेढक इसका अपवाद है, कुछ मेढक के कुछ स्थिति में केंद्रक युक्त होती है, कुछ में केंद्रक विहीन होती है। तो मैं यहाँ मेढक की चर्चा नहीं करता, ठीक ना, हाँ परीक्षा में कभी पूछा है तो मेढक की चर्चा कर लेंगे आप, ठीक ना। तो यहाँ पर दो जंतु जैसे हैं ऊंट और लामा की RBCS केंद्रक युक्त होती है, कि RBCS केंद्रक युक्त होती है। तो देखिए भाई, स्तनधारी की या मानव की केंद्रक जो RBCS होती है वो केंद्रक विहीन होती है, जबकि ऊंट और लामा की RBCS केंद्रक युक्त होती है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि RBCS स्प्लीन में मरने क्यों जाती, अब मरने जाती है तो आपको पता चलेगा ये केंद्रक विहीन होती है इसलिए मरने जाती है, केंद्रक विहीन होती है तो समझ लेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि मानव की RBCS होती है केंद्रक युक्त या केंद्रक विहीन, तो आपको अच्छे से पता चलेगा होगा मानव की जो RBCS होती है वो केंद्रक विहीन होती है, इसलिए स्प्लीन में मरने जाती है। ठीक है, तो ये तो रही तुम्हारी पूरी RBCS की और हीमोग्लोबिन की क्रियाविधि। अब हम बात करेंगे WBCS की। देखिए भाई, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स WCS, WBCS। देखिए भाई, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, स्पेस देखते रहना, WBCS।